अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि पोस्ट मॉडर्न एज क्या होती है, पोस्ट मॉडर्न एरा में क्या क्या न्यू डेवलपमेंट्स आई थी। इन माय दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर या पोस्ट मॉडर्न की मूवमेंट्स, लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पोस्ट मॉडर्न एज के 3 सिग्निफिकेंट राइटर थे, जिनमें सबसे पहला नाम आता है सैमुअल बेकेट का, जिनके साथ एसोसिएटेड है theater of absurd. We will discuss about the theater of absurd. Then the second name is of the Harold Pinter. Harold Pinter is the writer of birthday parties. Again there is a there is a theater of absurd, or the drama of absurd he's also connected with the same genre. And the third name is of the John Osborne. Right, these 3 figures were the significant one after the World War II period, that is considered into postmodern literature. So as I told you about the theater of absurd, theater of absurd क्या exhibit करता है? Theater of absurd exhibit करता है meaninglessness of life. In life there was no meaning, no result, and no reinstatement of the hope it was present in the life. And secondly, there was the theatre act which was passed in 1968. theatre act के नाम से एक एक्ट पास हुआ था जिसमें अलाउ किया गया था थिएटरिकल परफॉर्मेंस, जिसमें ये 3 सिग्निफिकेंट राइटर थे। वो सर फहरिस्त रहे, उन्होंने लिटरेरी वर्क्स किए, जिनमें सबसे पहले नाम आता है सैमुअल बेकेट का, हैरोल्ड पिंटर का, एंड देन जॉन ऑसबॉर्न। तो सैमुअल बेकेट इन हिज वर्क वेटिंग फॉर गॉडॉट, एज यू हैव रेड इट, कि सैमुअल बेकेट कहना चाहते हैं कि देयर आर द 2 कैरेक्टर्स बीइंग शोन देयर, कि कंटिन्यूसली वो आपस में डिस्कशन करते जा रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर वन पर्सनैलिटी टू कम ओवर देयर, बट दैट पर्सनैलिटी और दैट पर्सन डिड नॉट अराइव ओवर देयर। सो द ओवरऑल थीम ये हमें बताती है कि देयर इज़ अ मीनिंगलेसनेस ऑफ और नो मीनिंग और नो गुड रिजल्ट or no hope for the life. So that was the thing. Remember friends, one thing in the postmodern literature, there was defragmentation, there was multiple meanings of a single work, but there was a hopelessness, there was a no start of the work, no end of the work. So there was always the things were in the fragmentations. Secondly, there was another movement that is known as the angry young man movement. और जॉन ऑसबॉर्न, जिनका मैंने आपको बताया है कि जॉन ऑसबॉर्न का वर्क है लुक बैक इन एंगर. इन दैट वर्क देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन बीन शोन देयर. एंड एंग्री यंग मैन मूवमेंट के बारे में आपको ये बताऊं कि ये स्टार्टेड हुई थी ब्रिटेन में एज अ रिज़ल्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, क्योंकि सोशल स्टेटस में डिस्क्रिमिनेशन हुआ करते थे, एक या तो बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस का होता था, देन द सेकंड वन वाज ऑफ द लो स्टेटस. सेम थिंग इज़ इन द वर्क ऑफ द जॉन ऑसबॉर्न लुक बैक इन एंगर में, कि द person is shown in a low status, strata of life, and his co-partner with whom he is living here, the female partner, the wife of that person is having the high status in education and also in the job. So he started having a hatred. So the person who hates person who hates all the females, all the women, is known as a misogynist. तो मिसोजिनी का एक थीम जो है वो बताई गई है इन दैट वर्क एंग्री यंग मैन मूवमेंट के बारे में. सेकेंड, वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरटेक्सचुअलिटी. इंटरटेक्सचुअलिटी द वर्ड टर्म इटसेल्फ शोज अस कि टेक्स्ट के अंदर दूसरा टेक्स्ट है, राइट, कि उसमें मल्टीपल टेक्स्ट मौजूद हैं. वी हैव द एग्जांपल ऑफ जेम्स जॉयस. आफ्टर इन द पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में जेम्स जॉयस का एक वर्क है, that is the Ulysses. In that work he has copied the Odyssey written by Homer. होमर के वर्क की वो कॉपी करते हैं, उनके स्टाइल में वो लिखते हैं, उनके कैरेक्टर्स को उन्होंने कॉपी किया है. तो वन टेक्स्ट इज़ मिंगल्ड विद अनदर वन, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ इंटरटेक्सचुअलिटी. देन वी हैव मेटाफिक्शन. सो फ्रेंड्स रिमेंबर देर आर द 2 काइंड्स ऑफ फिक्शन. एक फिक्शन होता है और दूसरा नॉन फिक्शन होता है. इन फिक्शन देर इज़ एग्जेजरेटेड थिंग्स और टर्म्स आर इंट्रोड्यूस कि जिसमें रियलिस्टिक थिंग्स नहीं होती, और जो नॉन फिक्शन होता है दैट इज़ कम्प्लीटली ऑन द रियलिटी, जिसमें कोई भी मिक्सचर नहीं होता, कोई एग्जेजरेशन नहीं होती. तो मेटाफिक्शन मीन्स बियॉन्ड फिक्शन. तो हेयर इन दिस kind of a literary movement, the writer wants to say in the literary work that he wants to realize the people, the reader, that they are reading the fictional part of a work or fiction they are reading. He wants to make people realize, or he wants to make people aware about that they are reading the fictional work, that is the
exaggerated work. We have the example of Ted Hugh Thought Fox. In that work, Thought Fox, Ted Hugh is firstly thinking of writing some kind of a work, but all of a sudden he comes up with an idea of a fox. So he, in his work, he is trying to tell the people about the animated story of a fox, कि किस तरह से फोक्स जो है उसमें पूरा पार्ट प्ले करता है. सो देर इज़ अ मिक्सचर ऑफ फिक्शनल थिंग एंड नॉन फिक्शन थिंग, दैट इज़ नोन एज द मेटाफिक्शन, राइट. Then we have the example of temporal distortion, that is another literary movement in post-modern literature. तो temporal distortion, ये temporal word show करता है, it is related with the time. Distortion means there is no awareness of the time, no chronological order of the time is followed there. Remember, अगर आपका कभी, if you ever happen to go to the casino, there are no wall clocks hanging. Why? Because the management does not want people to be aware about the time, or they are running out of time, they should move back to their homes. So this is again an example. This is just an example, but in the literary work, temporal distortion shows that there is no sequence of timeline, no linear timeline is shown there. We have the example of Catch-22, written by Joseph Heller. In that work, the World War II scene is shown there, and the main character, the protagonist, is facing the situation that is known as the temporal distortion. And then finally we have magical realism. अब friends, magical realism क्या होता है? क्योंकि magical एक वो word है जो exaggerated और जो non realistic stories के बारे में बताए, just like the fairies, just like the magic. तो ये, और magical और realism, along with the magic there is a realism. एक तरफ reality है, एक तरफ magic है. So the best example about the magical realism we have of Toni Morrison's novel. टोनी मॉरिसन की नॉवल बिलवड पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ. अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. फ्रेंड्स, अभी देखें कि टोनी मॉरिसन की जो नॉवल है बिलवड, जिसमें दो प्रोटोगोनिस्ट हैं, जो मेन कैरेक्टर हैं सेथी. Sethi is having the images or the imagination of her daughter who was already been killed by her. So that daughter's ghost or spirit comes into her imagination all the time. So that is also the mixture of reality and also the magical thing. That is the example of magical reality. So hope friends, if you like my video, if you like it, do subscribe my channel. If you are new at my video, watching it for the first time, do subscribe it, and also keep sharing with your friends.